नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सारांश आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा की परीक्षा है वो 19 जून को आयोजित होने वाली है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी काफी बेहतर चल रही होगी। उसी क्रम में इकाई 1 में जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। आज हम उन्हीं राजवंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी की दिशा में इसको और अच्छा कर पाएंगे आज के राजवंश की वीडियो देखने के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोगों को कलचुरी राजवंश, चंदेल राजवंश, परमार राजवंश, तोमर राजवंश और फारूकी राजवंश के बारे में चर्चा करना है, जो कि मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। आप लोग ये भी जानते हो कि सारांश आईसीएस का ऐप आ चुका है और सारांश आईसीएस का ऐप आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियोज, साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा के लिए जो 19 जून को होने वाली है उसके लिए विजयी भवा टेस्ट सीरीज सारांश आईसीएस के द्वारा चलाई गई है, जो मात्र 245 रुपए में अवेलेबल है। इसके अंतर्गत 50 टेस्ट हैं, जिनमें से 26 टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज और 14 एफएलटी हैं। इन प्रश्नों का स्तर भी काफी अच्छा है, गुणवत्ता काफी अच्छी है, तो निसंदेह ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। तो जाकर जरूर परचेस करें और अपने मित्रों को भी बताएं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। तो जब मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों की हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो मध्य प्रदेश में न केवल अपना प्रभुत्व स्थापित किया बल्कि एक लंबे समय तक विभिन्न शाखाओं के माध्यम से राज किया, ऐसा राजवंश था कलचुरी राजवंश। तो हम लोग चर्चा करेंगे कलचुरी राजवंश का। आप लोग जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये मैप आप लोगों के सामने है। इस मैप में आप अगर दृष्टिपात करें तो आपको ये वाला जो एरिया है, लगभग मध्य भारत का जो एरिया है, ये एरिया कलचुरी डायनेस्टी का रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनके अंतर्गत शासन करते थे। हालांकि जो कलचुरी हैं वो एक शाखा में नहीं थे, कलचुरी 3 शाखाओं में इन्होंने शासन किया। पहली जो शाखा थी वो ये महिष्मती की शाखा थी। पहली शाखा के रूप में आपको महिष्मती की शाखा मिलेगी। दूसरी शाखा के रूप में आपको त्रिपुरी की शाखा मिलेगी, जो सबसे ज्यादा फेमस थी, त्रिपुरी की शाखा। और तीसरी शाखा जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं आती है, अब वो शाखा आती है छत्तीसगढ़ में, और उसको कहते हैं हम लोग रतनपुर की शाखा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रतनपुर की शाखा कहते हैं। क्लियर है? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि कलचुरी जो शासक थे, हम लोग यद्यपि त्रिपुरी के कलचुरियों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि निसंदेह वो महत्वपूर्ण राजवंश था, परंतु 2 और अन्य शाखाएं थी जिन्होंने मध्य प्रदेश पे शासन किया था, और वो 2 शाखाएं एक महिष्मती की और रतनपुर की शाखाएं भी थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब कलचुरी राजवंश पढ़ते हैं तो विभिन्न साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से हमें कलचुरी राजवंश के उत्पत्ति के प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो कलचुरी राजवंश की केवल 2 शाखा ही प्रचलित थी। मैंने बताया एक जो अन्य शाखा थी वो रतनपुर की शाखा थी, जो कि अब छत्तीसगढ़ में आती है। हम लोग वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 2 शाखाओं की चर्चा करते हैं, और 2 शाखाएं हैं, एक महिष्मती के कलचुरी और एक त्रिपुरी के कलचुरी। महिष्मती के कलचुरी के अलावा जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं महिष्मती के कलचुरियों की, ठीक है, तो मैंने बताया था कि तीनों शाखाओं में सबसे प्राचीन जो शाखा थी, 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी और रतनपुर के शाखा। तो इन तीनों शाखाओं में सबसे पहले जो शाखा बनी थी वो थी महिष्मती के कलचुरी। पहली शाखा कौन सी थी? सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? वो थी महिष्मती के कलचुरी।
ठीक है, तो ये कलचुरियों की सर्वाधिक प्राचीन शाखा थी। अब क्वेश्चन सपोज करो ये आता है कि भैया सबसे प्राचीन शाखा कलचुरियों की कौन सी थी, आप में से मैक्सिमम लोग आंसर क्या करके जाएंगे, त्रिपुरी की, क्योंकि हमने उसी के बारे में पढ़ा है, उसी के बारे में सुना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट शाखा थी, सबसे प्राचीन शाखा थी, इंपॉर्टेंट तो हम लोग जानते हैं कौन सी थी, इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए त्रिपुरी की, परंतु सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, महिष्मती की। तो ये आईएमपी प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन शाखा जिसका प्रारंभ काल 6वीं शताब्दी में माना जाता है। मतलब इस शाखा का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में महिष्मती के कलचुरी। अब देखो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको त्रिपुरी के जो संस्थापक थे वो आंसर करना है। परंतु अगर आपसे पूछा कि महिष्मती के जो त्रिपुरी थे उस शाखा के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना होगा कृष्णराज। कृष्णराज को महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि कृष्णराज के अलावा शंकरगढ़ और बुद्धराज दो अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। देखिए याद रखिएगा ये जो वंश हालांकि प्राचीन है, परंतु वो ज्यादा महत्वपूर्ण शासक इसमें नहीं हुए। केवल 3 ही शासकों के बारे में हम लोग इस वंश में पढ़ते हैं, और वो 3 शासक कौन कौन से हैं, पहले संस्थापक महोदय हैं, उनका नाम क्या है, कृष्णराज, दूसरा शंकरगढ़ और तीसरा बुद्धराज। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण शाखा हुए। राजधानी नो डाउट क्या होगी इनकी, महिष्मती होगी। और जो इनका शासन क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा, आप लोग खुद सोच के देखिए। इनका जो शासन क्षेत्र होगा वो इस वाला एरिया होगा, ये मतलब महेश्वर आ जाएगा, ओमकालेश्वर आ जाएगा, और कुछ क्षेत्र तक मंडला तक फैला हुआ शासन था इन लोगों का, महिष्मती के कलचुरी का। संस्थापक याद रखिएगा कृष्णराज। कौन है संस्थापक, कृष्णराज हैं, और इसके अलावा शंकरगढ़ और बुद्धराज, राजधानी महिष्मती थी। अब एक प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे लगाइए आप लोग 5 स्टार। प्रश्न क्या है कि कलचुरियों ने अपना कलचुरी संबंध, ये अभी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जब हम लोगों की चल रही थी, विजयी भवा टेस्ट सीरीज, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कलचुरी संबंध कब प्रारंभ हुआ था। रट मारिए इस प्रश्न को, आंसर है 248 ईस्वी। आंसर क्या होगा, 248 ईस्वी में कलचुरी संबंध, बिल्कुल याद रखिएगा कब हुआ था, 248 में कलचुरी संबंध का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए ये जो संबंध है वो कलचुरियों ने नहीं चलाया था, इस संबंध को चलाया था ईश्वर सेन के द्वारा। ईश्वर सेन ने कलचुरी संबंध को प्रारंभ किया। फिर कालांतर में क्या होता है, कलचुरी शासक के द्वारा इस संबंध को एडॉप्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम कालांतर में क्या पड़ जाता है, कलचुरी संबंध पड़ जाता है। हालांकि इसे चलाने का श्रेय किसे जाता है, ईश्वर सेन को जाता है। किसको जाता है, ईश्वर सेन को जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और कब प्रारंभ हुआ था, वेरी आईएमपी प्रश्न है। कलचुरी संबंध प्रारंभ हुआ था 248 ईस्वी में। अगली ओर चलते हैं। अब हम लोगों ने कृष्णराज के बारे में पढ़ना है हमें, क्योंकि ये संस्थापक थे। फिर शंकरगढ़ के बारे में पढ़ना है, फिर बुद्धराज के बारे में, 3 ही शासकों के बारे में पढ़ना है। किस किस के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृष्णराज के बारे में, फिर शंकरगढ़ के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम बुद्धराज के बारे में। देखिए कृष्णराज संस्थापक हुआ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास में इधर राजस्थान लगा हुआ है, इधर गुजरात लगा हुआ है। तो कलचुरी जो शासक होंगे वो कहां पर, पश्चिम की ओर अपने शासन का विस्तार करेंगे। सेम काम किया कृष्णराज ने, जिसका शासन काल कितना था, 550 से 575। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि महिष्मती की जो शाखा थी उसका जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। मतलब इसका जो शासन काल होगा वो 550 से लेके 575 होगा। और इसने क्या किया, जैसे ही महिष्मती के कलचुरी वंश की स्थापना की, अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपने जो समीपस्थ राजाओं थे उनको पराजित करते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार न केवल मालवा में बल्कि गुजरात के कोंकण, विदर्भ दक्षिण का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र जो आता है उसे विदर्भ कहते हैं, सहित विस्तृत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब जो पौधा के रूप में कलचुरी वंश स्थापित हुआ था, अब वो धीरे धीरे अपनी
जो जड़ें थी उनको प्रसार कर रहा था, और प्रसार के क्रम में नीचे विदर्भ की ओर और पश्चिम में गुजरात की ओर पैर पसारे, और इनके पैर पसारने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पैर पसारने के लिए कृष्णराज ने प्रयास किए। तो कृष्णराज ने क्या किया? अपना साम्राज्य दक्षिण की ओर मतलब विदर्भ की ओर, पश्चिम की ओर मतलब गुजरात की ओर विस्तृत किया। फिर कृष्णराज के चांदी के सिक्के। अब एक बात बताइए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र यहाँ पर ये लोग शासन कर रहे हैं, तो इनके सिक्के भी इसी क्षेत्र के किसी ना किसी जगह से प्राप्त होंगे। तो नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर। नासिक अमरावती कहां पे आ जाएगा? महाराष्ट्र वाले रीजन में, और बैतूल और जबलपुर वाला रीजन मध्य प्रदेश में जाएगा। यहां से चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस जब साक्ष्य की हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ये पता करते हैं कि यहाँ पे कलचुरी राजवंश रहा था जिसकी शाखा महिष्मती थी, तो उसमें सिक्के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगले जो है वो है शंकरगढ़। कृष्णराज याद रखिएगा कलचुरी शाखा महिष्मती की उसके संस्थापक हैं। शंकरगढ़ की बात करें तो इनका एक अधिपत्र प्राप्त होता है, और वो अधिपत्र कहां से प्राप्त होता है? वो अधिपत्र प्राप्त होता है नासिक जिले के अमोना से, और हमें इसी से ये जानकारी मिलती है, इसी से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके जो शासक थे वो शंकरगढ़ थे। इतनी ही जानकारी याद रखनी है। और अंतिम ज्ञात जो शासक थे वो बुद्धराज थे, ठीक है, जो कि शंकरगढ़ के पुत्र थे। तो तीन राजाओं के बारे में हम लोगों को मेनली पढ़ना है। एक कृष्णराज, एक शंकरगढ़ जिनका अधिपत्र मिलता है नासिक जिले के अमोना से, और तीसरे मिलते हैं बुद्धराज जो अंतिम ज्ञात शासक थे। अब आपने एक रचना का नाम सुना होगा, जब आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो एक रचना का नाम वहां पर आता है, और उसका नाम है दंडी की 10 कुमार चरितम। दंडी की 10 कुमार चरितम। जब आप दंडी की 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न ये बन रहा है, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? दंडी है। अब दंडी की जो पुस्तक है 10 कुमार चरितम, ये बहुत सारे अध्यायों में विभक्त है। तो इसका एक अंतिम अध्याय है जिसका नाम क्या है? विस्तृत चरित्र। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक से कलचुरी राजवंश के बारे में पता चलता है। तो दंडी की एक पुस्तक है, दंडी की पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरितम, और 10 कुमार चरितम के अंतिम अध्याय का नाम है विस्तृत चरित्र। यहां से कलचुरी राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि इनका विस्तार क्या था, कौन कौन सी व्यवस्थाएं प्रचलित थी, इन सब के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होगी? दंडी के 10 कुमार चरितम। और 10 कुमार चरितम का अंतिम अध्याय का नाम क्या है? उसका नाम है विस्तृत चरित्र। तो ये आईएमपी प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा विस्तृत चरित्र के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिपुरी के कलचुरियों के बारे में। और ये त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से। जब आप मैप देखोगे तो मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे ये येलो वाला जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरियों के कलचुरियों का शासन क्षेत्र रहा है। त्रिपुरियों के शासन क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए इसके जो संस्थापक हैं वो बामराज हैं। अब दो बातें आप लोगों को दिखाई देंगी, कुछ जगह आप लोगों को कोकल दिखाई देगा, कोकल इसके वास्तविक संस्थापक थे। पर जब हम लोग देखते हैं सागर और छोटी देवरी में एक अभिलेख प्राप्त होता है। कहां पे? सागर और छोटी देवरी में। जब सागर और छोटी देवरी के अभिलेखों का हमने अध्ययन किया तो हमें त्रिपुरी के पहले शासक के रूप में कौन का नाम दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया भैया बामराज का नाम। और बामराज का नाम जब हमें दिखाई दिया तो अब यह माना जाता है कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? बामराज। हाँ, बामराज ऑप्शन में ना मिले तो अब निसंदेह कोकल लगा दीजिएगा, पर अभी आपको क्या याद रखना है? बामराज, क्योंकि अभिलेख हमें पता है एक सागर अभिलेख और एक छोटी देवरी अभिलेख। राजधानी कहां थी? त्रिपुरी थी, जो कि जबलपुर में आती है। बामराज
इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिष्मती का क्या पढ़ के आए थे हम लोग? महिष्मती का हम लोग पढ़ के आए थे कृष्णराज, महिष्मती के कृष्णराज और त्रिपुरी के बामराज। अब साम्राज्य क्षेत्र की बात करें तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में से नर्मदा नदी तक इनका शासन क्षेत्र था। हालांकि दक्षिण में भी इन्होंने विस्तार किया था। यहाँ पर हमने नदियों के माध्यम से इनके शासन क्षेत्र को बांटने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले संस्थापक महोदय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन है भैया संस्थापक? जल्दी आंसर कर दीजिए, याद कर लीजिए। इनके संस्थापक हैं बामराज। तो बामराज के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है, सागर और छोटी देवरी अभिलेख से। तो बामराज के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? सागर और छोटी देवरी अभिलेख। ठीक है, तो बामराज का उल्लेख एक शासक के रूप में, प्रथम शासक के रूप में कहां पे मिलता है साहब? सागर अभिलेख में मिलता है। कहां पे मिलता है? सागर अभिलेख में हमें दिखाई देता है। सागर जबलपुर क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार जमाए रखा था। किसने जमा के रखा था अपना अधिकार? बामराज महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। बामराज के बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुए और उनका नाम था शंकरगढ़। बेसिकली बामराज के पुत्र थे, बामराज के उत्तराधिकारी थे शंकरगढ़। और शंकरगढ़ जो हुए थे, इनके भी दो शिलालेख प्राप्त हुए जो सागर और देवरी, छोटी देवरी शिलालेख थे। और यहां से हमें कलचुरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कलचुरी वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सागर अभिलेख से, ऑप्शन बी छोटी देवरी अभिलेख से। ऑप्शन ए मैंने क्या दे दिया? सागर अभिलेख। ऑप्शन मैंने बी क्या दे दिया? छोटी देवरी अभिलेख। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है कि भैया सागर और छोटी देवरी अभिलेख दोनों ही इसके आंसर हैं। शंकरगढ़ ने अपने पिता के भांति ज्यादा कुछ खास अपने जीवन काल में कर नहीं पाए हैं। जो साम्राज्य उनको प्राप्त हुआ था उसी साम्राज्य को उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा। और फिर उसके बाद अगले शासक आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मण राज प्रथम। अब लक्ष्मण राज प्रथम के बारे में एक अच्छी बात हुई। देखिए, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। मध्यकाल के एक बड़े क्षेत्र में राजपूतों का शासन था और कोई भी वंश जो था, चूंकि राजपूत काफी शक्तिशाली थे, अपने शौर्य के लिए जाने जाते थे, तो हर शासक, यहां तक कि आप लोग जानते हो अकबर ने भी राजपूतों से संबंध स्थापित करने के प्रयास किए, जिसे आप लोग अकबर की राजपूत नीति के बारे में पढ़ते हो। तो अगले शासक के रूप में कौन आएंगे? लक्ष्मण राज आएंगे, जिनका नाम है लक्ष्मण राज प्रथम। ये क्या करते हैं? इनके शासन काल में जो कलचुरी थे, उन्होंने राजपूत जो राजा थे उनके मध्य संबंध स्थापित हुए। अब स्वाभाविक सी बात है, राजपूत शक्तिशाली थे, उनका प्रभुत्व रहते थे, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिवर्तन आना स्वाभाविक था। संबंध बढ़ेंगे तो इससे मजबूत होंगे, कोई भी वंश मजबूत होगा और वो निसंदेह अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो ये जो घटना देखी गई कलचुरी और राजपूत के मध्य संबंधों की, वो देखी गई लक्ष्मण राज प्रथम के शासनकाल में। जहां पर प्रश्न बनेगा वहां पर मैं रोक के आप लोगों को दो बार बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर कोक्कल प्रथम, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कोक्कल प्रथम। ठीक है, अब याद करो, हमने पढ़ा था महिष्मती। महिष्मती शाखा के संस्थापक का नाम बता दो। आंसर था कृष्णराज। राजधानी कहां पे थी? महिष्मती में। फिर हम लोगों ने पढ़ा त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी शाखा के संस्थापक कौन है? त्रिपुरी शाखा के संस्थापक बामराज हैं, बामराज हैं। ठीक है, और कृष्णराज प्रथम वगैरह भी हुए थे आगे चल के। तो याद रखना त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। अब कोक्कल प्रथम, अब मैंने बताया कलचुरी वंश का जो सुयोग्य वास्तविक संस्थापक था, मैंने बताया था ना कि बुक्स में क्यों मिलता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थोड़ा दम वाला था वो था कोक्कल प्रथम। और इसने न केवल एक मजबूत साम्राज्य का स्थापना की बल्कि साम्राज्य का विस्तार भी किया, इसलिए तो हम उसको योग्य शासक कह रहे हैं। और जो मजबूती इसने प्रदान की वो अन्यत्र किसी शासक ने नहीं की, इसलिए हम इसको वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं।
तो इसलिए कई बार एग्जाम्स में कोक्कल प्रथम को त्रिपुरी के जो शासक थे उसका संस्थापक मान लिया जाता है। कलचुरी वंश का सुयोग्य और वास्तविक संस्थापक कौन था? अब आंसर आप लोग क्या करोगे सर, कोक्कल प्रथम था जो 850 से 890 के बीच में था। अब इसने क्या किया, देखो राजा लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी तलवार के दम पे शासन विस्तार करें या शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार करें। शादी करने का फायदा थोड़ा आसान होता था क्योंकि शादी आसान तरीके से हो जा सकती थी अगर आप लोग योग्य हो तो शादी करने की तरीका इन्होंने भी अपनाया। विभिन्न राजवंशों से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जब पता है भैया हमारे सास ससुर हैं, हमारे समधी संबंध हैं, तो फिर एक दूसरे पे अटैक करेंगे क्या? अटैक नहीं करेंगे। इससे शांति और स्थायित्व आता है। और जब किसी दूसरे राजा पर अटैक करना होता था तो हम हमारे समधी से बोल देते थे कि चलो समधी साहब हमें अटैक करना है। तो इस प्रकार क्या होता था, वैवाहिक संबंध हमेशा राजनीतिक एकता स्थापित करने में और साम्राज्य विस्तार करने में, साथ ही साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अब देखना चंदेल राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे, जिन्होंने 831 में चंदेल राजवंश की स्थापना की। खरजूर वाहक इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो उन चंदेल राजवंश की ही एक राजकुमारी थी जिनका नाम था नट्टा देवी। मैंने बोला भैया विभिन्न राजवंशों से क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो किससे किए वैवाहिक संबंध? तो आप लोगों को याद रखना होगा कि जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश की एक राजकुमारी है और उन राजकुमारी का नाम देखो क्या शानदार है, नट्टा देवी। क्या मस्त नाम है, नट्टा देवी। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो रख लीजिएगा अपने बच्चों का नाम नट्टा देवी। तो नट्टा देवी से विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह किया। भैया अब इनका मन भर गया था कि भैया हमने तो चंदेल राजवंश की राजकुमारी नट्टा देवी से शादी कर ली, अब हम वैवाहिक संबंध स्थापित करना है। तो अब इन्होंने अपनी पुत्री की शादी कर दी और पुत्री की शादी की राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से। आप लोग जानते हो राष्ट्रकूट शासक बहुत शक्तिशाली वंश रहा है। उसी राष्ट्रकूट शासक के कृष्ण द्वितीय से अपनी पुत्री की शादी कर दी। होशियारी देख रहा है बंदे की। मतलब चंदेल राजवंश से क्या किया, चंदेल राजवंश की राजकुमारी नट्टा देवी से खुद विवाह कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, एक शक्तिशाली राजवंश। कौन सा शक्तिशाली राजवंश? राष्ट्रकूट। और उसके शासक कृष्ण तृतीय से विवाह कर दिया। मतलब नीचे दक्षिण में सुरक्षित हो गए, उत्तर में चंदेलों से सुरक्षित हो गए। गजब का दिमाग लगाया भैया बंदे ने। अब ये देखो, एक पाषाण लेक आएगा और सीधा प्रश्न आएगा बिलहारी पाषाण लेक। बिलहारी पाषाण लेक का संबंध किस शासक से है? तो कोक्कल प्रथम का संबंध किससे है भैया? बिलहारी पाषाण लेक से। क्यों भैया, क्यों, क्या कर दिया ऐसा कोक्कल प्रथम ने? कोक्कल प्रथम को समस्त पृथ्वी का विजेता बताया गया है बिलहारी पाषाण लेक में। जिस लेख को जिसने भी लिखा होगा शायद उसको मध्य प्रदेश का एरिया ही संपूर्ण पृथ्वी लगती होगी। जिस क्षेत्र में कोक्कल प्रथम राज करता होगा वो क्षेत्र उसको संपूर्ण पृथ्वी नजर आती होगी। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भैया संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कौन है? संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कोक्कल प्रथम है बिलहारी पाषाण लेक में। उस बुड़बक को बिल्कुल नहीं पता कि एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सबसे मिलकर बनी हुई है पूरी पृथ्वी। 7 पीढ़ी तक भी अगर पैदल चलते तो भी पूरी पृथ्वी को नहीं जीत पाते। पर याद तो रखना ही पड़ेगा ना कि भैया कोक्कल जो प्रथम थे, कोक्कल प्रथम को समस्त पृथ्वी का विजेता किस लेक में कहा गया है? और आंसर होगा बिलहारी पाषाण लेक में। क्लियर है? तो कोक्कल प्रथम के बारे में क्या जानकारी मिली? कलचुरी वंश के सुयोग्य और वास्तविक संस्थापक थे। कैसे भैया साम्राज्य का विस्तार किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। हम खुद किससे ब्याह करेंगे? खुद किससे शादी करेंगे? खुद शादी करेंगे चंदेल राजकुमारी नौहटा से। और अपनी पुत्री का विवाह किससे करेंगे? नीचे नीचे मींस राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से। फिर संपूर्ण पृथ्वी का विजेता इनको बता देंगे और बताएंगे बिलहारी पाषाण लेक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवराज देव प्रथम, वेरी वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युवराज देव प्रथम, राजशेखर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अलग अलग जगह इन्होंने राज आश्रय प्राप्त किया और राजशेखर का नाम एक कलचुरी वंश के शासक से भी जुड़ा हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो।
युवराज देव प्रथम, पहले तो ये नाम याद रखिए, युवराज सिंह नहीं है, युवराज देव प्रथम है। युवराज सिंह के बारे में आप लोग जानते हो, अब बारी है युवराज देव प्रथम के बारे में जानने की। राजशेखर की पुस्तक है विदुषाल भंजिका। विदुषाल भंजिका, विदुषाल भंजिका में राजशेखर युवराज देव प्रथम को युवराज देव प्रथम नहीं कहता। अब भैया कवि व्यक्ति है, कवि व्यक्ति कवियों की तरह नाम उपयोग करेगा, और नाम उपयोग किया त्रिलिंगाधिपति। त्रिलिंगाधिपति, सोचो अगर आप लोगों का नाम त्रिलिंगाधिपति रख दें और फिर क्लास में आप लोगों से पूछे कि त्रिलिंगाधिपति प्रेजेंट सर, समझ रहे हो कितना अजीब लगेगा। परंतु उस समय ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब कॉमन थी, क्योंकि कवि था, ऐसी उपाधियां धारण की जाती थी। तो राजशेखर ने भी बोल दिया अपनी पुस्तक विदुषाल भंजिका में, क्या बोल दिया, युवराज सिंह प्रथम को त्रिलिंगाधिपति। बस मैं इतना याद दिलाना चाह रहा हूं, कभी भी आपसे पूछे कि राजशेखर का संबंध किस कलचुरी शासक से है, तो आप आंसर जरूर कर दीजिएगा युवराज देव प्रथम के बाद। अब आप भेड़ाघाट गए होंगे, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट एक बहुत सुंदर जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, उसे आप लोग जानते हो धुआंधार जलप्रपात के बारे में। सौभाग्य मुझे भी मिला, मैं भी भेड़ाघाट घूमने गया, और भेड़ाघाट से कुछ ही दूरी पर एक बहुत शानदार और सुंदर मंदिर नजर आता है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में भी आपको मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। आप लोगों को याद हो ये मंदिर है, ठीक है, यहां पे बीच में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहां से नर्मदा नदी जा रही है, इस तरीके से ये मंदिर कुछ इस प्रकार बना हुआ है, और यहाँ पे 64 माताओं की मूर्तियां हैं। हालांकि जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन मुस्लिम आक्रांताओं ने इन मूर्तियों को तोड़ दिया है, और बीच में ये मुख्य मंदिर है। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो आपको संसद भवन की डिजाइन इससे मिलती जुलती दिखाई देगी। ठीक है, तो संसद भवन की जो डिजाइन है वो इसी मंदिर से ली गई है, जिसे आप लोग 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहां पर, भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। 64 जो देवियां हैं वो चारों तरफ से स्थापित हैं, इसलिए इसको 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जब 64 योगिनी मंदिर के निर्माण की बात करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण कराया था युवराज देव प्रथम ने। हाँ, वही युवराज देव प्रथम जिसे राजशेखर ने विदुषाल भंजिका कहा है। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ का, भेड़ाघाट का सुप्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज ने प्रथम के शासनकाल में ही हुआ है। दमोह में नौहटा है, नौहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया। दमोह में किसका, नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी इसी ने कराया। युवराज प्रथम के मंत्री गोल्लक का एक शिलालेख मिलता है। इसका एक मंत्री था गोल्लक, गुल्लक नहीं गोल्लक। गुल्लक में तो मुझे पता है आप लोग पैसे इकट्ठा करते हो, पैसे जमा करते हो, वो गुल्लक की बात नहीं कर रहे, ये गोल्लक है। और गोल्लक किसका मंत्री है, युवराज देव प्रथम का मंत्री है। युवराज देव प्रथम के मंत्री का एक शिलालेख मिलता है, और ये मिलता है बांधवगढ़ से, जिससे हमें युवराज देव प्रथम की जानकारी मिलती है, उसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। पर मुझे आंसर बता दो, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, युवराज देव प्रथम ने कराया था। राजशेखर ने क्या कहा था, राजशेखर ने विदुषाल भंजिका में त्रिलिंगाधिपति कहा था। क्या कहा था, त्रिलिंगाधिपति। ये 64 योगिनी मंदिर आप देख रहे हो, ये देखो ये चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ माता है, और ये बीच में मुख्य मेन मंदिर है। संसद का डिजाइन इसी से लिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 64 माताएं और ये बीच में केंद्रीय मंदिर है। ठीक है, तो ये 64 योगिनी मंदिर है, और यहाँ पीछे से नर्मदा नदी गुजर रही है। कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा, काफी खूबसूरत मंदिर है। हालांकि अब जो इसकी मूर्तियां हैं वो आप लोगों को टूटी फूटी अवस्था में दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं। युवराज प्रथम के बाद, अब ये युवराज प्रथम के बाद उन्होंने, युवराज प्रथम ने मंदिर का निर्माण करा दिया, नौहटा में भी एक मंदिर का निर्माण करा दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद उनके जो पुत्र थे, और उनके पुत्र का नाम था, वो था लक्ष्मण राज।
लक्ष्मण राज युवराज देव प्रथम के बाद सिंहासन पे बैठे। लक्ष्मण राज कुछ खास नहीं कर पाए। हर व्यक्ति अपने पिता की तरह योग्य, पराक्रमी और साहसी नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार युवराज देव प्रथम के पुत्र लक्ष्मण राज भी कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, लक्ष्मण राज के बाद युवराज देव द्वितीय सिंहासन पे बैठे। अब युवराज देव द्वितीय जो थे, युवराज देव प्रथम नहीं, युवराज देव द्वितीय, युवराज देव द्वितीय जो थे उनके समय पर एक घटना होती है। घटना होती है कि मालवा के राजा राजामुंज, परमार शासक, इन्होंने त्रिपुरी पर आक्रमण किया। न केवल आक्रमण किया राजामुंज ने, बल्कि युवराज देव द्वितीय को पराजित भी कर दिया। राजामुंज ने, क्योंकि उस टाइम पे परमार वंश, चंदेल वंश और ये त्रिपुरी के जो शासक थे वो तीनों राज कर रहे थे। संघर्ष होना काफी स्वाभाविक था। संघर्ष की स्थिति बनी। संघर्ष की स्थिति में राजामुंज, हाँ वही राजामुंज जिन्होंने मुंज सागर झील का निर्माण कराया है, कर्पूर तालाब का निर्माण कराया है, इन राजामुंज को गुस्सा आई और इन्होंने कहा कि चलिए साम्राज्य का विस्तार करते हैं। साम्राज्य का विस्तार करने की जैसे ही इनके मन में इच्छा जागृत हुई, नजर पड़ी त्रिपुरी की ओर। त्रिपुरी पर शासन कर रहे थे युवराज देव द्वितीय। युवराज देव द्वितीय और राजामुंज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अनफॉर्चुनेटली युवराज द्वितीय की पराजय हुई, तो राजामुंज ने युवराज द्वितीय को पराजित कर दिया। फिर आते हैं गांगेय, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए युवराज द्वितीय के बाद और भी शासक बनेंगे। शासक बनने के बाद कोकल द्वितीय आएंगे। कोकल द्वितीय के बाद गांगेय, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। लगभग 1019 में त्रिपुरी के राज सिंहासन पे बैठे। ठीक है, गांगेय तुगड़ुक 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 मतलब घोड़े पे बैठ के शानदार तरीके से आए। 1019 में आते से भिड़ गए। भिड़े किससे, लड़े किससे, युद्ध किससे किया? युद्ध किया चालुक्य नरेश जयसिंह। करना होगा, अपना पराक्रम दिखाना होगा, जोहर दिखाना होगा, तो गांगेय जी आ गए। ठीक है, उसके बाद इसी समय परमार वंश के राजा भोज, राजा भोज का शासनकाल बता दूं। राजा भोज का शासनकाल होता 1000 से 1055। कविराज की उपाधि से विभूषित राजा भोज, इनको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे परमार वंश में। अब 1019 में सिंहासन पे कौन बैठे? 1019 में सिंहासन पे बैठे हमारे गांगेय महोदय। अब मुझे बताओ, इधर राजा भोज हैं, उस समय 1055 से इनका कार्यकाल है, 1019 में गांगेय बैठता है। राजा भोज और गांगेय की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? दो बड़ी शक्तियां एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में संघर्ष होना लाजमी है और संघर्ष हुआ भी। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात अपने दृष्टिकोण से या राजा भोज के दृष्टिकोण से नहीं हुई। अच्छी बात हुई गांगे की तरफ से। गांगे ने इन कविराज महोदय अर्थात राजा भोज को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? राजा भोज को पराजित कर दिया। महोबा से एक चंदेल शिलालेख में गांगेय को विश्वजीत कहा गया है। भैया ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया हो, वो कहा गया है। कहां से? महोबा में एक चंदेल शिलालेख प्राप्त होता है। मैंने वही बताया कि इनके लिए 5-10 जिलों का जो क्षेत्र है वही विश्व कहलाता था, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें पता नहीं था ना कि विश्व बहुत बड़ा है ना। उस समय इतने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का मैप देख सकें। आज तो हम लोग देख लेते हैं। तो महोबा के जो शिलालेख है, चंदेल शिलालेख है, उसमें गांगेय को विश्वजीत कहा। अब एक क्वेश्चन है कि राजा भोज को किस कलचुरी शासक ने पराजित किया? प्रश्न क्या है? राजा भोज को किस कलचुरी शासक ने पराजित किया था? तो अब आंसर भी क्या होगा कि राजा भोज को गांगेय ने पराजित किया था। किसने किया था? गांगेय ने। अब अच्छी बात है कि अल-बरूनी के बारे में नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक-ए-हिंद। अल-बरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में गांगेय को ढाल का शासक कहा है। मतलब जो बघेलखंड वाला क्षेत्र होता है उसका शासक कहा है। गांगेय का विवरण कौन दे रहा है? अल-बरूनी दे रहा है। इसी से आप गांगेय की
शक्ति, पराक्रम और शौर्य के बारे में जान सकते हो। जहां एक ओर गांगेय चालुक्य वंश पर आक्रमण कर रहा है, जहां पर गांगेय राजा भोज को पराजित कर रहा है, वहीं जो गांगेय है उसका विवरण अलबरूनी दे रहा है दहाल के शासक के रूप में। गांगेय ने लक्ष्मी जी की आकृति वाले कुछ सिक्के भी जारी किए। ठीक है, तो ये गांगेय थे, इंपोर्टेंट है, चालुक्य शासक से संघर्ष किया। ठीक है, महोबा में एक चंदेल शिलालेख मिलता है, उसमें विश्वजीत कहा गया, राजा भोज को पराजित किया और साथ ही साथ अलबरूनी ने इनको दहाल का शासक कहा जब वो भौगोलिक विवरण दे रहे थे। तो ये जानकारी हमें गांगेय के बारे में पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। वेरी आईएमपी मेंस में 3 मार्कर के हिसाब से भी और हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। त्रिपुरी के कलचुरी वंश पढ़ रहे हो और लक्ष्मीकण का नाम ना आए, ये तो भैया मतलब सब्जी बिना धनिया के बन गई या बिना मसालों के सब्जी। ठीक उसी प्रकार बिना लक्ष्मीकण के त्रिपुरी राजवंश, और ये संभव था नहीं, मसाला आना तो जरूरी था। मसाला आया लक्ष्मीकण के रूप में। लक्ष्मीकण कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा सिद्ध हुए। अपन लोग क्वेश्चन सिद्ध नहीं करते, इन्होंने भी सिद्ध किया कि भैया सबसे प्रतापी मैं हूं त्रिपुरी राजवंश का। इति सिद्धम। लक्ष्मीकण ने अपनी विजयों, मतलब भैया पता नहीं समुद्रगुप्त को पढ़ लिया था या नेपोलियन को पढ़ लिया था, पता नहीं उस टाइम पे नेपोलियन और समुद्रगुप्त चैप्टर में थे या नहीं थे। इनके मन में भावना आई कि हम भी बहुत सारी विजय प्राप्त करेंगे और एक दिन नेपोलियन की तरह बनेंगे। किसकी तरह? नेपोलियन की तरह हर क्षेत्र को जीत लेंगे, समुद्रगुप्त की तरह हर क्षेत्र को जीत लेंगे। तो लक्ष्मीकण ने भी अपनी विजयों के द्वारा कलचुरी राज्य का विस्तार किया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेपोलियन को पढ़ लिया था, नेपोलियन से शायद प्रभावित हूं या समुद्रगुप्त से प्रभावित हूं। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मीकण को हिंद नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद नेपोलियन कहा जाता है लक्ष्मीकण को। अगर आपसे पूछे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। परंतु पूछे पता हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लक्ष्मीकण को, जो कि कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। लक्ष्मीकण अपनी विजय द्वारा कलचुरी राज्य का विस्तार किया। कल्याणी के चालुक्य और अनिलवाड़ के जो शासक थे, उनकी सहायता से राजा भोज को परास्त किया। अब हुआ क्या? राजा भोज को गांगेय क्या कर गए थे? पराजित कर गए थे। राजा भोज का खून खोल रहा था, परंतु लक्ष्मीकण एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा भोज से सीधे टक्कर लेने की बजाय उसने चालुक्य शासक, कल्याणी के और अनिलवाड़ के जो शासक थे उनसे कहा कि देखो यार, एक काम करते हैं, हम राजा भोज को मैं अकेले पराजित नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारी सीमाएं भी राजा भोज के शासन से लगी हुई, तो ऐसी स्थिति में राजा भोज तुमको कभी भी पराजित कर देगा। तो भविष्य में तुम लोगों को पराजित करे, इससे बेहतर तो यही है कि हम लोग एक संघ का निर्माण कर लें। संघ का निर्माण करके हम राजा भोज को पराजित कर दें और जो भी क्षेत्र मिलेगा वो 50-50 बांट लेंगे। क्या दिक्कत है? बढ़िया बात है। रणनीति बन गई भैया चालुक्यों के बीच में, अनिलवाड़ के बीच में और हमारे प्यारे लक्ष्मीकण के बीच में। तीनों तुगड़ुक सेना लेते हुए राजा भोज की ओर आगे बढ़े। राजा भोज एक महान शासक तो थे, चुनौती दी, परंतु अंततः 3 पर भैया 1 व्यक्ति। अब आप 3 व्यक्ति से लड़ो, कसम से लपक के मारेंगे। तो यही हालत हुई, राजा भोज अंततः पराजित हुए। तो लक्ष्मीकण, गांगेय ने तो पराजित किया, लक्ष्मीकण ने भी पराजित किया। साथ ही साथ लक्ष्मीकण ने चंदेल और जो पाल वंश थे, पालों पर जो बंगाल में शासन कर रहे थे, उन पे भी विजय प्राप्त की। अब लक्ष्मीकण ने अपने विजय अभियान, देखो चंदेलों को पराजित कर दिया, राजा भोज को पराजित कर दिया, पालों को भी पराजित कर दिया। तो जब पराजित किया तो इनके विजय अभियान के कारण ही हिंद नेपोलियन कहा जाता है। हिंद का नेपोलियन, हिंदी लिखा हो गया, माफ करिएगा, ठीक है, हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजा भोज को त्रिगुट बना के पराजित किया था कल्याणी और अनिलवाड़ा के शासकों के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मीकण को यहां पर लिखा हुआ है कलिंगाधिपति,
की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद यशकण, गयाकण और अल्लड़ देवी। अल्लड़ देवी को हम पढ़ेंगे क्योंकि भेड़ाघाट में वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यशकण हुए, यशकण त्रिपुरी के सिंहासन पे बैठा, बेटा नहीं बैठा, और इसके उपरांत इनका पुत्र गयाकण बैठा। नहीं आएंगे क्वेश्चन, याद रखिएगा। यशकण, गयाकण ये कलचुरी वंश अब शक्ति विहीन हो गया था। जो पराकाष्ठा थी वो गांगे देव के समय और लक्ष्मीगढ़ के समय थी, और यशकण और गयाकण के समय त्रिपुरियों का पतन होना प्रारंभ हो गया था। इसके समय कलचुरी वंश शक्ति विहीन हो गया। ये गयाकर्ण ने मालवा नरेश उदयदित्य की पुत्री श्यामल देवी से और मेवाड़ की विजय सिंह की पुत्री हल्लड़ देवी से विवाह किया। अल्लड़ देवी ने भेड़ाघाट में एक वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब मुझे बता दो, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो अभी हम लोग पढ़ के आए, युवराज प्रथम ने। किसने कराया? युवराज प्रथम ने। क्लियर है? तो अल्लड़ देवी ने वहां पे वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। फिर जय सिंह होते हैं। जय सिंह गयाकर्ण के पुत्र होते हैं और जय सिंह ने सोलंकी नरेश कुमार पाल को पराजित किया। ये सीधे प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेंगे क्योंकि सिलेबस में दिए हुए होते हैं, तो उनको कंप्लीट करना हम लोगों का उत्तरदायित्व होता है। तो जय सिंह ने सोलंकी नरेश कुमार पाल को पराजित किया। जय सिंह ने अपनी पत्नी गोसला देवी के नाम पर जबलपुर के निकट गोशलपुर नामक ग्राम बसाया। प्रेम देख रहे हो, आज से नहीं, शाहजहां के काल से नहीं, शुरू से गजब प्रेम रहता है कुछ लोगों को अपनी पत्नियों से। बड़ी लक्की पत्नियां होती हैं क्योंकि पतियों को तो किसी और से ही प्रेम हो जाता है शादी के बाद। पर भैया जो जय सिंह महोदय थे, इनकी पत्नी थी गोसल देवी। इतना ज्यादा प्रेम था कि पूरा नगर बसा दिया, और नगर का नाम रखा गोसलपुर नामक गांव। मतलब अखंड प्रेम भैया, अखंड। तुम भी ऐसे करना। जय सिंह की मृत्यु के पश्चात विजय सिंह इस बंद का अंतिम शासक हुआ। वेरी आईएमपी प्रश्न। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन तुम्हारे तोते उड़ गए, पर अब तो तुम लोगों ने पढ़ लिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा विजय सिंह। आंसर क्या होगा? विजय सिंह। देवगिरी के यादव वंशी नरेश जेतुकी प्रथम ने विजय सिंह की हत्या कर दी। बहुत गंदा काम किया जेतुकी प्रथम ने। अगर अभी हत्या कर रहे होते 302 की धारा लगती, फांसी की सजा मिलती, पर चूंकि उस टाइम पे प्रावधान नहीं था तो जेतुकी प्रथम ने विजय सिंह की हत्या कर दी। विजय सिंह की हत्या करके त्रिपुरी के कलचुरी राम वंश का उन्मूलन कर दिया। राम नाम सत्य है। तो इस प्रकार विजय सिंह अंतिम शासक हुए। कृष्ण वामराज ने स्थापना की थी। वामराज से लेकर वामराज महत्वपूर्ण शासक रूप में गांगेदेव, लक्ष्मीकर्ण और अंतिम शासक विजय सिंह। विजय सिंह तक की जो कहानी थी वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब कलचुरी वंश का जो आर्थिक सामाजिक परिदृश्य है, इनके बारे में, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। या आप लोग देख रहे हैं कि बड़ व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, बड़ व्यवस्था और अन्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य था, धार्मिक परिदृश्य था वो, और उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा चंदेल राजवंश। बने रहिए सारांश आईसीएस के साथ। एक पटवारी का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। जो लोग पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं वो सिलेक्टेड लोगों से पटवारी की तैयारी करिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।